ब्राइटवेल कंप्यूटर चैनल में आपके एक बार फिर से स्वागत है। आज के ऑनलाइन क्लास में लेके आए हैं टेली.ERP9। टेली.ERP9 की जो क्लास है उसमें आज एक नया टॉपिक रहने वाला है और वो टॉपिक रहेगा बैंक बीआरएस। ठीक है, बैंक बीआरएस को मैं समझाने वाला हूं आपको, तो मैं थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकली दिखा देता हूं कि हम लोग आज क्या करने वाले हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि हम लोग अपने टेली के अंदर बैंक खाते में बैंक के चेक के द्वारा यदि पेमेंट रिसीव करते हैं या फिर पेमेंट हम लोग पे करते हैं, तो उस कंडीशन में हम लोग बैंक बीआरएस किस तरीके से करते हैं पूरा मैं क्लियर समझाऊंगा। मैं आपको समझा देता हूं कि लास्ट में मैं आपको क्या बताने वाला हूं और किस तरीके से होगा। फुल प्रैक्टिकली आपको मैं यहाँ समझाने वाला हूँ। यहाँ पे जैसे मान लेते हैं कि मैंने एक कस्टमर बी का एक चेक रिसीव किया है जो 87,452 नंबर का है और 1 अप्रैल 2023 को चेक मैंने लिया है। अब यहाँ पे बैंक बीआरएस में हमें करना क्या होता है कि जो हम टेली में बैंक के खाते के अंदर एंट्री करते हैं और साथ में हम लोग जो यहाँ पे बैंक के अंदर जब स्टेटमेंट लाते हैं तो उसमें अंतर आता है। तो अंतर आएगा तो मान लेते हैं कि हमने 1 तारीख को एक चेक लगाया और 2 तारीख को अप्रैल में क्लियर हुआ, तो हमें यहाँ बैंक की 2 तारीख की डेट डालनी होगी। तो इस तरीके से हम ये पूरा प्रैक्टिकली समझने वाले हैं और इसका मतलब क्या होगा ये सारी चीज़ें मैं आपको समझाने वाला हूँ। यदि चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। आज का जो टॉपिक है वो आपका रहने वाला क्या है, ये जैसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, कस्टमर बी, कस्टमर सी, सप्लायर ए, सप्लायर बी, और ये चेक से पेमेंट रिसीव किया है, चेक से पेमेंट किया है, और ये सारी चीज़ें मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाने वाला हूँ। फिर इसे यहाँ पे बैंक डेट के बारे में भी बताने वाला हूँ। तो इसको टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के लिए आपको सबसे पहले आपकी टेली चलानी होगी, लेकिन टेली को चालू करने से पहले मैं एक चीज़ बताऊंगा कि मैं ये टॉपिक है ना उसको पूरा एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ है क्या चीज़, क्यों करते हैं, ये सारी चीज़ आपको पहले समझ में आनी चाहिए, तब भी आप बैंक बीआरएस कर सकते हो। इस टॉपिक का नाम है बैंक बीआरएस, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इसका पूरा नाम है, और इसको शॉर्ट में बीआरएस बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? बीआरएस, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। इसका हिंदी अर्थ होता है बैंक समाधान विवरण, अर्थात जो हमारी टेली का खाता होता है। इसको आप यहाँ समझ सकते हो, यहाँ पे आप इस तरीके से समझ सकते हो इसको। बैंक समाधान विवरण इसका उपयोग तब करते हैं जब टेली के बैंक खाते में, हमने जो टेली के अंदर बैंक का खाता बनाया हुआ है उसमें और बैंक स्टेटमेंट में उनकी डेट में अंतर आता है। ठीक है, तो हम लोगों को यहाँ पे इस टॉपिक का यूज करना होता है और किस तरीके से करेंगे ये सारा मैं प्रैक्टिकली दिखाने वाला हूँ आपको। दूसरा मैं आपको बता देता हूँ कि इसके फायदे क्या हैं। बैंक समाधान विवरण के जो लाभ हैं, जो बेनिफिट्स हैं बीआरएस के, वो क्या है। सबसे पहली चीज होती है गलतियों का पता चलना। यहाँ पे क्या होता है कि जब हम लोग कोई भी एंट्री करते हैं तो वहाँ उसमें कुछ गलतियां होती हैं, उन गलतियों के को हमें पता चल जाता है। कैसे मालूम चलेगा ये मैं इसमें आपको कंप्लीट बताऊंगा। टॉपिक बड़ा होने वाला है लेकिन एंड तक देखिएगा, अगर एंड तक देखेंगे तब भी आपको ये टॉपिक समझ में आएगा, वरना टॉपिक आपको समझ में नहीं आएगा। और बैंक बीआरएस पे जो काम करता है वो कम से कम 25-30 हज़ार रुपये की सैलरी पे डायरेक्ट वर्क करता है और ये जिम्मेदारी वाला काम होता है। दूसरी चीज़ें यहाँ पे मैं अगर बताऊँ तो आपको छल कपट की जो जानकारी होती है, तो छल कपट की जानकारी भी आपको यहाँ पता चलती है। कैसे पता चलेगी वो बताऊंगा मैं। दूसरा, हमारे हिसाब में लेखा करने का एक आधार मिल जाता है। मतलब ये 3 चीज़ जो आप देख रहे हो इनकी वजह से हम लोगों को बैंक बीआरएस करना होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, हमारे यहाँ बैंक खाते अर्थात हमने जो टेली के अंदर एक खाता खोला हुआ है उसमें और बैंक स्टेटमेंट में, दोनों में अंतर के जो प्रकार है ना वो 2 प्रकार के होते हैं टोटली। नंबर 1 होता है कि हमारे यहाँ बैंक खाते में तो एंट्री है, अर्थात हमने टेली के अंदर जब देखा अपनी टेली के खाते के जो बैंक का खाता है उसमें हमने देखी एंट्री है वहां, किंतु बैंक स्टेटमेंट में नहीं है। इसका मतलब यह है कि जब हम लोगों ने बैंक का स्टेटमेंट निकलवाया, बैंक की एंट्री करवाई, तो वहां पे बैंक के अंदर वो एंट्री है ही नहीं। तो ये क्या अंतर है, क्यों होता है, ये सारा मैं आपको बताने वाला हूं। प्लस दूसरा अंतर यह होता है कि बैंक स्टेटमेंट में एंट्री है, अर्थात बैंक की जब हम लोगों ने पासबुक एंट्री कराई या हमने स्टेटमेंट लिया, स्टेटमेंट जो लोग नहीं समझ पा रहे उनको बताता हूं कि बैंक स्टेटमेंट का मतलब है कि हमने बैंक से यदि सेविंग खाता है तो हम लोग पासबुक में एंट्री कराते हैं, यदि हम लोग करंट खाता यूज करते हैं तो वहाँ पे हमको प्रिंट करके दे दिया जाता है पेज पर, या फिर आप आजकल अपने मोबाइल से अपने कंप्यूटर पे नेट बैंकिंग से खुद भी निकाल सकते हो। उसमें लेखा जोखा होता है कि आपके बैंक में कितना डेबिट हुआ, कितना क्रेडिट हुआ, किस डेट को हुआ, किस कारण से हुआ। तो बैंक स्टेटमेंट में एंट्री है, किंतु आपके यहाँ हमारे बैंक खाते में नहीं है। मतलब हमारे यहाँ खाते का मतलब है कि हमारी जो टेली का खाता है उसके अंदर वो एंट्री नहीं है।
इन दोनों के अंतर क्या हो सकते हैं उसको समझाने के लिए मैंने आपको यहाँ कुछ टॉपिक लिखे हैं। आप इन टॉपिकों को पहले नोट में लिख लेंगे, तब आपको ये करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। पहला है हमारे यहाँ बैंक खाते और बैंक स्टेटमेंट अंतर का जो पहला कारण है कि हमारे यहाँ बैंक खाते में एंट्री है लेकिन बैंक स्टेटमेंट में नहीं है। इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं वो आपको समझने हैं। पहला होता है कि चेक जारी किया गए पर भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं किए गए। इसका मतलब क्या है कि हमने चेक काट दिया, ठीक है, और चेक दे दिया हमने पार्टी को, लेकिन वो भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं हुआ, मतलब उन्होंने अपने बैंक में उसको नहीं लगाया, लगाना भूल गए। दूसरा क्या होता है, ये मैं प्रैक्टिकली बिल्कुल आपको दिखाऊंगा इसको भी। कलेक्शन हेतु बैंक में जमा किए गए चेक और ड्राफ्ट आदि का कलेक्शन ना होना, यानी कि हमसे कॉल आई थी कि आप अपना चेक ले जाओ और पार्टी ने हमें चेक देने के लिए बोल दिया, या तो हम वो चेक लेके नहीं आए, ठीक है, या फिर ले लिया तो बैंक में जमा कराना भूल गए, तब भी ऐसा अंतर आता है। तो उसको भी हमें यहाँ से बैंक बीआरएस करने से हमें इसकी फाइंडिंग हो जाएगी, हमारी गलतियों का हमें पता चल जाएगा। या फिर तीसरा कारण हो सकता है कि चेक हमारे यहाँ बैंक खाते में तो डेबिट कर दिए गए किंतु बैंक में कलेक्शन या क्लियरिंग हेतु जमा करना भूल गए, यानी कि या तो हम उनको नहीं लेके आए या फिर हम लोगों ने उसको चेक को बैंक में जमा नहीं कराया, लेकिन हमने अपने पास ही रख लिया गलती से। अगर हमें ऐसा पता चलता है तो ये इसका मैं समाधान भी बताऊंगा कि इसका समाधान क्या होता है। दूसरा कारण है हमारे यहाँ बैंक खाते और स्टेटमेंट में जो अंतर आने का कारण है वो है नंबर 2। दूसरा कारण होता है कि हमने बैंक स्टेटमेंट में तो एंट्री है किंतु हमारे यहाँ बैंक खाते में नहीं है। ये दूसरा कारण है। इसका क्या कारण हो सकता है, इसका हो सकता है कि बैंक द्वारा डेबिट किया गया वे, मतलब बैंक क्या है कुछ खर्चे वगैरह काटती रहती हैं जो हमें मालूम नहीं चलता है। जब हम लोग बैंक स्टेटमेंट निकालते हैं तब पता चलता है एंड में। तो बैंक द्वारा डेबिट किए गए वे, यानी कि जैसे उन्होंने क्या है कोई क्लियरिंग का चार्ज काट लिया, मिनिमम बैलेंस चार्ज काट लिया, डेबिट कार्ड का एटीएम का चार्ज काट लिया या कोई भी। दूसरा बैंक द्वारा दिया गया ब्याज, बैंक जो ब्याज देती है वो हमसे पूछ के नहीं देती है, वो डायरेक्ट ब्याज दे देती है, और जो ब्याज अगर हमें मिला है तो उसके बारे में भी हमें नहीं पता चलेगा, उसके बारे में हमें तब पता चलेगा जब हम बैंक स्टेटमेंट निकलवाएंगे। तो ये ऐसा हो सकता है। एक होता है ग्राहक द्वारा बैंक को सीधा भुगतान, जैसे आजकल हम लोग डायरेक्ट भुगतान कर देते हैं, एनईएफटी से कर देते हैं, यूपीआई से कर देते हैं, फोन पे जीपे या किसी भी यूपीआई पेमेंट से करते हैं, और वो हमें कॉल करके बता भी देते हैं या बताना भूल जाते हैं, या फिर उन्होंने पार्टी ने हमें बता दिया लेकिन हम लोग एंट्री करना भूल जाते हैं अपनी टेली के अंदर। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि बैंक के अंदर तो एंट्री हो जाती है लेकिन हमारे टेली के खाते में वो एंट्री नहीं होती है। दूसरा क्लियरिंग हेतु चेक में जमा किए गए लेकिन हमारे यहाँ के खाते में डेबिट करना भूल गए, यानी कि कई बार क्या होता है कि क्लियरिंग है तो चेक बैंक में जमा किए गए, यानी कि हमने बैंक में चेक तो लगा दिया लेकिन हम लोगों ने अपनी जो टेली थी, टेली के अंदर जो बैंक का खाता उसमें एंट्री करना भूल गए, तो उसका भी हमें मालूम चल जाता है। ये इतने कारण हैं जिनकी वजह से हमारे टेली के खाते और बैंक के खाते के जो स्टेटमेंट है उसमें अंतर आता है। तो ये सारी चीज़ किस तरीके से प्रैक्टिकली समझेंगे करेंगे ये सब मैं बताने वाला हूँ। मैं आपको उदाहरण के लिए एक लिए चलता हूं बैंक स्टेटमेंट में, ठीक है। एक बैंक स्टेटमेंट है, यहाँ पे एक बैंक स्टेटमेंट है, मान लेते हैं कि एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रामगढ़ का एक मेरे पास में खाता है, वो 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक का है यहाँ, और अकाउंट का खाता है वो नंबर ये आ गया, ये किस नाम से वो आ गया, यहाँ पे इस तरीके से एड्रेस आ गया। अब इसमें जब हमने देखा कि हमने वहाँ से स्टेटमेंट निकलवाया तो हमें कुछ इस तरीके की चीज़ें भी मालूम चली, ठीक है। तो इस यहाँ पे जो स्टेटमेंट आया है और हमारा जो अंतर है उन दोनों में हम लोग किस तरीके से मिलान करेंगे और किस तरीके से टॉपिक करेंगे मैं पूरा आपको समझाता हूँ। तो इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ। मैं आपको सबसे पहले टेली ओपन कर लेता हूँ। आपको यहाँ पे अब अपनी टेली ओपन कर लेनी है और टेली में आपको अपनी कंपनी ओपन कर लेनी है। जैसे मैंने यहाँ ब्राइट वर्ल्ड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट ओपन कर रखा है और आपने भी यहाँ पे ब्राइट अपनी कंपनी को ओपन कर लेना है जो भी आपने बना रखी है। यदि आप कंपनी बनाना नहीं जानते और सेलेक्ट करना नहीं जानते तो ब्राइट वर्ल्ड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट teli.erp9 की प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ से 1 2 3 4 5 वीडियो देख लें, वहाँ कंपनी बनाना और उसको सेलेक्ट करना आपको समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ कंपनी आपकी बन जाती है, यहाँ पे नेम ऑफ कंपनी में कंपनी का नेम आ जाता है, फिर आपको ये टॉपिक करना है। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे पहले आपको हमें जो ज़रूरत होगी वो क्या क्या ज़रूरत होगी। सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ
कि हमें जो ज़रूरत होने वाली है, जो मैंने बना रखा है, जो मैंने आपको ये दिखाया है, कस्टमर बी, कस्टमर सी, सप्लायर ए, सप्लायर बी, हमें इन चीज़ों की ज़रूरत होगी, ठीक है। और उसका चेक नंबर, ये सारी चीज़ें हैं, तो इसकी ज़रूरत होगी। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले लेज़र क्रिएट करना है। तो उसके लिए आपको जाना है अकाउंटिंग इन्फो में, लेज़र्स में जाना है, देन क्रिएट पे जाना है। यहाँ पे एक लेज़र बना लेना है आपको, और वो लेज़र आपको, जितने भी ये लेज़र हैं ये आपको बनाने होंगे, ठीक है, तभी आपको ये समझ आएगा। उदाहरण के लिए है, ऐसा नहीं है, ये नाम भी हो सकते हैं। एक आपको बनाना है एक कस्टमर, मुझे बी का खाता चाहिए, एंटर, और ये जाएगा सप्लायर सन्ड्री डेटर्स के अंदर। ये मैसेज आप बिल बाय बिल को नो भी कर सकते हो, यस भी कर सकते हो, और यहाँ जो उसका एड्रेस हो वो आपको डाल देना है, ठीक है। एंटर करके आपको एक्सेप्ट कर लेना है। एक कस्टमर बी बन गया। दूसरा यहाँ पे हमें चाहिएगा कस्टमर सी के नाम से, ठीक है। ये भी सन्ड्री डेटर है, और ये यहाँ पे जो भी उसका एड्रेस हो उसको डाल देना है, एंटर करके एक्सेप्ट कर लेना है, ठीक है। ये मैंने पहले से अच्छे से बता रखा है। और इसके बाद में आपको दो बनाने होते हैं, एक बनाना है सप्लायर ए और एक बनाना है सप्लायर बी, दो आपको ये चाहिएंगे। तो यहाँ पे एक लेज़र हम लोग बना देते हैं सप्लायर। ये सप्लायर कोई भी हो सकता है, ये मैंने उदाहरण के लिए लिया है। और सप्लायर जो होते हैं वो सन्ड्री क्रेडिट होते हैं, और सप्लायर वो होते हैं जिनसे हम लोग माल खरीदते हैं, ठीक है। मैं शॉर्ट में बना रहा हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी इसलिए। और मेन टॉपिक आपका ये तो मैंने पहले भी समझा रखा है। और एक मुझे चाहिएगा यहाँ पे सप्लायर बी का है, ठीक है, सन्ड्री क्रेडिटर। और इस तरीके से मैंने कुछ जल्दी बना दिया है ताकि आपकी वीडियो कम हो, लेकिन आप कंप्लीट यहाँ पे डिटेल्स डाल सकते हो। एक मुझे चाहिएगा जो हमारा अभी अभी हमने देखा था यहाँ पे, ये वाला। एक हमें ये चाहिएगा, हमारे पास बैंक स्टेटमेंट ऑफ इंडिया के नाम से यहाँ पे एक हमारे पास में एक लेज़र वो है अकाउंट, वो तो उसके लिए आपको बनाना है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, ये बनाना है। एलाइस नेम आप चाहें तो शॉर्ट में दे सकते हैं SBI, ठीक है, SBI अकाउंट, या जिस तरीके से भी यहाँ नाम देना चाहें शॉर्ट में। इसके बाद में ये जाता है बैंक अकाउंट के अंदर। आपको यहाँ पे क्या है कि लिस्ट ऑफ लेजर्स में से बैंक अकाउंट लेना है। जैसे ये लेंगे तो अकाउंट होल्डर का नाम ब्राइट वर्ल्ड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, जो भी कंपनी का नाम होता है वो अपने आप यहाँ पे आ जाता है। अकाउंट नंबर हमें डालना था, अकाउंट नंबर जो हमें डालना है वो हमें डालना है ये वाला, ठीक है, ये हमें अकाउंट नंबर डालना है। इस अकाउंट नंबर को हम लोगों को यहाँ पे डालना है, और क्रिएट वापस से बनाते हैं, क्योंकि मैंने उसमें शॉर्टकट लगा दिया था, मैंने सोचा हो जाएगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ पे आपको बैंक ले लेना है। बैंक लेने के बाद में यहाँ पे जो भी आपका बैंक का जो नंबर होगा वो आपको यहाँ पे डालना है, ठीक है। मैं यहाँ पे ये खोल रहा हूँ यहाँ पे, और ये जो बैंक की डिटेल्स हैं इसको हम लोगों को यहाँ पे डालना है। तो यहाँ पे हम गए, और यहाँ पे जाने के बाद में हमने डिटेल डाली। यहाँ है 85, ठीक है, 85 और 69 5478 और 245, ठीक है, ये हमने यहाँ डाल दिया। यहाँ पे जो बैंक का IFSC कोड है वो डाल देना है, ठीक है, रामगढ़ ब्रांच है वो डाल देना है। जैसे उदाहरण के लिए मैं डाल रहा हूँ SBIN 0005904, जो भी हो आपको यहाँ डालना है। ब्रांच जहाँ भी होगी वो डालनी है, जैसे रामगढ़ मैंने डाल दिया है। एंटर करके जो उसका एड्रेस हो वो डाल देना, जैसे नियर बस स्टैंड रामगढ़ अलवर इंडिया, और जो यहाँ पे डिटेल उस बैंक की होंगी वो आपको कंप्लीट यहाँ डाल के लेजर क्रिएट कर लेना, राइट। ये 5 लेजर हमें चाहिएंगे। 5 लेजर हमारे बन चुके हैं। 5 लेजर बनने के बाद अब आपको बैक आ जाना है, और बैक आने के बाद गेट ऑफ टेली में अकाउंटिंग बाउचर में जाना है। अकाउंटिंग बाउचर में जाने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। हमें सबसे पहले करना था, कस्टमर बी है, एक कस्टमर बी से हम लोगों ने चेक रिसीव किया है, और वो है 87,452, ठीक है। हम लोगों को यहाँ 10,000 रुपये का एक अमाउंट लेना है, या यहाँ पे हम लोगों को करना है। तो इसके लिए हम लोगों को रिसीव करने के लिए क्या करना होता है, रिसिप्ट में जाना होगा। और रिसिप्ट में जाने के लिए इसको अगर आप सिंगल एंट्री मोड में चलाना है तो F12 कॉन्फ़िगरेशन में जाएं, और यहाँ पे यूज़ एंटर सिंगल एंट्री मोड पे जाके इसको नो कर दें। और इसके बाद में एंटर करके इसको क्या कर लेते हैं, या कंट्रोल से एक्सेप्ट कर लेते हैं। 2 और पाई आ रहा है।
फिर हम लोग को DRCR चाहिए तो F12 दबा के यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे यूज CR/DR इंस्टीड वाई को इसको क्या कर देंगे यस। कहने का मतलब आपको क्या है कि सेकंड नंबर की जो लाइन है यूज सिंगल एंट्री मोड फॉर पेमेंट रिसिप्ट कॉन्ट्रा और वाउचर इसको तो करना है नो, और यूज CR/DR इंस्टेड ऑफ टू और बाई ड्यूरिंग को क्या कर लेना है यस करना है। कंट्रोल ए से इसको सेव कर देना है। अब यहाँ पे सबसे पहले CR आता है। CR का मतलब होता है कि किस पार्टी से आप चेक रिसीव कर रहे हो, अमाउंट रिसीव कर रहे हो, कस्टमर B से। कितने हज़ार का था, 10,000 का। एंटर किया। अब ध्यान देना आपको यहाँ पे CR आ रहा है तो यहाँ पे D प्रेस करना है, एंटर करना है। D से क्या DR बन जाएगा और DR में आपको लेना है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ पे कैश नहीं लेना है क्योंकि हम लोग बैंक से एंट्री कर रहे हैं, और अमाउंट यहाँ पे डाल देना 10,000 का। यहाँ पे पूछा गया है ट्रांजैक्शन का टाइप क्या है। यहाँ पे ट्रांजैक्शन का टाइप चेक या DD है। एंटर किया, 10,000 का अमाउंट है। यहाँ पे INST नंबर, इसका मतलब होता है इंस्ट्रूमेंट नंबर, जो उसका चेक का जो नंबर होता है वो आपको यहाँ पे डालना है, और जो चेक का नंबर है वो आपको यहाँ पे मान लेते हैं कि उदाहरण के लिए ये हमारा चेक का नंबर है, यहाँ मैं दिखा देता हूँ 87,452। क्या है, 87,452 है। तो यहाँ पे आपका जो भी चेक नंबर होगा वो डालना है 87,452। ठीक है, एंटर किया। डेट आपकी 1 अप्रैल 2023, 1 अप्रैल 2023 है। सही है, एंटर करके एक्सेप्ट कर लेना है। अब दूसरी एंट्री है हमारे पास में, वो है कस्टमर C की। कौन सी है, कस्टमर C वाली है। आप कस्टमर C की देखोगे 2 तारीख में कस्टमर C का है, जैसा कि मैंने यहाँ दिखा रखा है। एक चेक से आपने 22,349 का एक बिल है, 12,000 का है। ठीक है, इस एंट्री को भी हम लोग करते हैं। इसके लिए आपको करना है कस्टमर C को लेना है लिस्ट ऑफ लेजर्स में से, और रिसिप्ट के अंदर ये एंट्री चढ़ेगी। ध्यान रखना, हम लोग कस्टमर से पैसे ले रहे हैं। ये 12,000 का है। कितने का है, 12,000 का है। इस 12,000 में DR आएगा। DR में यहाँ पे आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लेना है। DR में डेबिट करना है, एंटर करना है। फिर पूछा गया है ट्रांजैक्शन का टाइप। यहाँ पे भी आपको चेक या DD लेना है। अमाउंट आपका ऑटोमेटिक यहाँ पे जो 12,000 होगा तो 12,000 उठा लेगा। यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट नंबर, जो नंबर है वो डेट का चेक का नंबर डालना है। चेक का नंबर है, मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ, मैंने आपको पहले से ओपन की हुई है, जो वो दिखा रखे हैं यहाँ पे, वो है 22,349। कितना है, 22,349, 22349 है। एंटर। यहाँ पे एक चीज़ की गलती आ रही है। यहाँ पे क्या है कि जो डेट आ रही है ना वो क्या आ रही है, 1 अप्रैल, और ऊपर भी 1 अप्रैल है। ठीक है, हमें थोड़ा बैक जाना है और यहाँ पे F2 दबा के या फिर यहाँ पे डेट पे क्लिक करके यहाँ पे 2 अप्रैल 2023 लेना, एंटर करना है। और जब यहाँ पे एंटर करेंगे तो यहाँ पे भी आपको क्या करना है, 2.4 2 अप्रैल करना है, 2 अप्रैल। ध्यान देना है आपको, यहाँ पे जो पूरा खेल है वो जो यहाँ पे एंट्री की डेट है उसी का, और अमाउंट का, और चेक नंबरों का, इन सब चीज़ों की गलतियों का ही यहाँ पे सारा का सारा सिस्टम है। एंटर करेंगे, एंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। अब आपको ध्यान देना, ये हो चुका है। 2 एंट्री और मेरे पास हैं। 2 एंट्रियों में अगर आप जाओगे तो 2 एंट्रियों में यहाँ जाओगे, सप्लायर A 2 तारीख को एक एंट्री है और उसको पेमेंट किया गया है। चेक है 12,111 2 अप्रैल को, और वो 25,000 का चेक है। ठीक है, इसको भी हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। अब हम क्या करना है, रिसिप्ट नहीं करना है, पेमेंट करना है। तो पेमेंट के लिए कीबोर्ड से F5 प्रेस करें या पेमेंट पे क्लिक करें, और यहाँ पे आपका पेमेंट आ जाना चाहिए। अब इसके बाद में सप्लायर A है। सप्लायर A का था 25,000। एंटर करेंगे, DR सप्लायर हो गया। और यहाँ पे CR किसके द्वारा, कैश दे रहे हो या बैंक से पेमेंट कर रहे हो, तो हम लोग यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से पेमेंट कर रहे हैं। एंटर करेंगे। यहाँ पे आपसे पूछा गया टाइप क्या है, चेक का टाइप रखना है। और यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट नंबर क्या है, वो था 12,111। एंटर किया। 2 तारीख है, ध्यान रखना, तारीख और अमाउंट का बहुत ध्यान रखना है। यहाँ पे ये हो गया। एक एंट्री थी आपकी लास्ट वाली है, यहाँ पे दिया हुआ है सप्लायर, क्या दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है सप्लायर B है। 2 तारीख में ये एंट्री हुई है। आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि यहाँ पे मैं एजुकेशन मोड में वर्क कर रहा हूँ, इसलिए 1 अप्रैल 2 अप्रैल 2 अप्रैल दे रहा हूँ। ये पूरे मंथ की कोई भी डेट हो सकती है, ये आपको ध्यान रखना है। ये मैंने एग्जाम्पल के लिए आपको बनाया हुआ है समझाने के लिए। चेक का नंबर है 12,112 और अमाउंट है 5,000 का। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग फिर से करेंगे। यहाँ पे सप्लायर B को पेमेंट करना है। यहाँ पे पहली बात तो पेमेंट होना चाहिए, दूसरी बात यहाँ पे 2 अप्रैल ही होना चाहिए, दोनों चीज़ ठीक है। तो फिर हाँ सप्लायर B को हम लोग 5,000 की एंट्री पास करते हैं। CR में क्या है, हम लोग कैश पेमेंट नहीं कर रहे हैं, हम लोग बैंक स्टेट इंडिया का चेक चेक से पेमेंट कर रहे हैं। यहाँ पे चेक आ रहा है तो बिल्कुल चेक ही रखना है। यहाँ पे 5,000। फिर इसके बाद में इंस्ट्रूमेंट नंबर में जो आगा आपका, अगर आप भूल गए तो यहाँ से एक बार मैं फिर से याद दिला देता हूँ। 12,112 चेक नंबर है, 12,112 यहाँ पे चेक नंबर है। एंटर किया, 2 तारीख, एंटर एक्सेप्ट।
ये सारा कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ यहाँ पे। ये होने के बाद एस्केप की से बैक आएंगे और आप अपनी टेली में गेट ऑफ टेली पे आ जाएंगे। सबसे पहले आपको अगर आप यहाँ पे बैंक की जो एंट्रियाँ हैं उनको देखना है तो आप यहाँ पे इस तरीके से देख सकते हो, डिस्प्ले, डे बुक, सॉरी डिस्प्ले और अकाउंट बुक्स, और यहाँ पे लेजर्स, और लेजर्स में से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंटर। यहाँ पे इस तरीके से आपको दिखाई देंगी जितने भी आपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से एंट्री की होंगी वो सारी यहाँ दिखाई दे देंगी। कस्टमर बी, कस्टमर सी, सप्लायर ए, सप्लायर बी, 2 आपकी रिसिप्ट वाली हैं, 2 पेमेंट वाली हैं, और यहाँ डेबिट में 10,000 12,000 है, और यहाँ पे जो आपका क्रेडिट हुआ है जो आपने पेमेंट किए हैं वो 25,000 5,000 है। ठीक है, ये 4 एंट्रियाँ हैं। अब मैं आपको इन चीज़ों को एक चीज़ समझाता हूँ। अब हम लोगों को क्या है कि हमारा काम हो गया, हमने लेजर बना लिए, हमने वाउचर कर लिए, हमने ट्रांजेक्शन कर लिया, हमने हमारे पास में एक उदाहरण के लिए बैंक स्टेटमेंट है। हमारे पास जो बैंक स्टेटमेंट है वो ये वाला है। ठीक है, हमारे पास जो बैंक स्टेटमेंट में ये है और बैंक से निकाला गया जो स्टेटमेंट है और प्लस हमारी एंट्रियां हैं। अब बैंक बीआरएस किस तरीके से करते हैं, जो हमारा मेन जो काम है, ये तो क्या है डेली रूटीन का काम होगा, लेजर बनाना और इसके बाद में पेमेंट करना, रिसीव करना बैंक के द्वारा। ये मैंने आपने पहले नहीं कराए थे इसलिए मैंने अभी कराया आपको। अब आप एस्केप की से बैक आ जाएंगे और किस तरीके से बैंक बीआरएस करेंगे। गेट ऑफ टेली है, जो गेट ऑफ टेली में आप जाएंगे और यहाँ जाने के बाद आपको बैंकिंग मिलेगा। यूटिलिटीज में क्या मिलेगा, बैंकिंग मिलेगा, और बैंकिंग में अंदर जाने के बाद बैंक रिकंसिलिएशन मिलेगा। ये जैसे लेंगे तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ बैंक लेजर्स आ जाएगा। जितने भी आप बैंक होंगे उनके अलग अलग बैंकों के भी हमें नाम आ सकते हैं। हमें यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, एसबीआई का एक अकाउंट है उसका कर रहे हैं। देखो अभी यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है ये वो वाला लुक दिखाई दे रहा है बैंक रिकंसिलिएशन का जो मैंने आपको सबसे पहले स्टार्टिंग में दिखाया था। देखो ये वाला, ये जो दिख रहा है वो ब्राइट वर्ल्ड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट की कंपनी में है, और दूसरा ये जो मैं दिखा रहा हूँ ब्राइट वर्ल्ड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट वाली में, वो सेंटर वाली में थी और ये स्टेटमेंट में था। आपको लग रहा होगा कि सर ने पहले से बना रखे, नहीं अभी बनाई। ब्राइट वर्ल्ड कंप्यूटर सेंटर की मैंने पहले दिखाई थी, यहाँ पे मैंने डेट डाली हुई है, और अब मैंने ये वाली की है। अब इसमें करना क्या है आपको ये समझना ध्यान से। यहाँ पे लिखा हुआ है 1 अप्रैल 2023 को कस्टमर बी से वाउचर टाइप है रिसिप्ट, चेक से चेक है, चेक का नंबर है 87,452, और 1 अप्रैल इंस्ट्रूमेंट डेट है 1 अप्रैल 2023। यहाँ बैंक की डेट डालनी कितने को क्लियर हुआ है। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक काम करते हैं, इसको एक साथ ओपन करते हैं दोनों चीज़ों को, तो आपको यहाँ पे थोड़ा समझ में ज़्यादा आ जाएगा। ये हमारे पास में एक स्टेटमेंट है। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे ये चीज़ें मिलान करनी है। सिर्फ यहाँ पे आप गए तो आप देखोगे यहाँ पे एक चेक है, एक 10,000 का अमाउंट, 1 मिनट इसमें कम लिखा हुआ है, तो मैं सही कर देता हूँ इसको, और 25,000 और 1,500 ये ठीक है, बाकी ठीक है। यहाँ पे आपको 10,000 का एक चेक है। इस 10,000 के चेक की अगर बात करें उस पर लिखा है 87,452, चेक नंबर 87,452 है, और 87,452 जो चेक नंबर है उस 87,452 का जो चेक है, उस 87,452 का जो चेक नंबर है उस पे आप देखो 87,452 10,000 वाला है, और यहाँ पे भी हमारे पास में 87,452 का एक चेक है और वो 10,000 वाला है। तो इसमें जो आपको डेट डालनी है वो देखो यहाँ पे, अगर मैं आपको बताऊँ तो 10,000 वाली और 12,000 वाली दोनों जो क्लियर हुए हैं चेक 2 अप्रैल को हुए हैं, 2 अप्रैल को हुए हैं, और 25,000 वाली भी 2 अप्रैल को है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे डाल देना है 2.4, यहाँ पे एंट्री कर दे देनी है 2.4, यहाँ पे एंटर कर देना है 12 वाले पे। 25,000 वाली है जो हमने पेमेंट किया था सप्लायर को, उसका है चेक 12,111, ये भी 2 तारीख को क्लियर हुआ है। और अगर हम लोग एक चीज़ की बात करें, यहाँ पे एक एंट्री की बात करते हैं यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि यहाँ पे एक एंट्री नहीं है इंटरेस्ट वाली। हम लोगों को यहाँ एक इंटरेस्ट प्राप्त हुआ था 1,500 रुपये का, 2 तारीख को एक इंटरेस्ट प्राप्त हुआ है 1,500 रुपये का, लेकिन वो हमारे पास यहाँ पे नहीं है। इसका मतलब क्या है, ये भी बता देता हूँ मैं। इसका मतलब ये है कि अब हमारे पास में जो अंतर आने थे, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। पहली चीज़ तो ये है कि हमने जो टेली के अंदर खाते में एंट्री कर रखी है उसमें 2 अप्रैल को जो सप्लायर बी का एक चेक है, चेक नंबर 12,112 है 5,000 का, वो हमारे बैंक स्टेटमेंट में नहीं है। और प्लस यहाँ पे जो इंटरेस्ट की जो एंट्री है वो इंटरेस्ट वाली एंट्री, एक 1,500 रुपये का जो हमें इंटरेस्ट मिल रहा था वो इंटरेस्ट हमारे पास में एंट्री नहीं है। इसका मतलब हम लोगों ने बैंक बीआरएस से 2 गलतियों को ढूंढ लिया है। अब इसको मैं बड़ा कर देता हूँ। अब यहाँ पे क्या दोनों गलती हम लोगों को मिल चुकी हैं। पहली चीज़ तो एक ये हो गई
कि हमारे बैंक खाते के अंदर एक एंट्री है जो सप्लायर बी की 5,000 वाली एंट्री है जो बैंक स्टेटमेंट नहीं है। इसका मतलब क्या हो सकता है? इसका मतलब ये है कि हमने सप्लायर ए बी को जो चेक दिया था 12,112, वो चेक को लगाना भूल गए। और इस समस्या का समाधान है कि आप सप्लायर बी को कॉल करेंगे, उसको पूछेंगे कि सर आपने चेक नहीं लगाया क्या। वो फिर उस चेक को देखेगा, बोले सर नहीं लगाया है, तो वो दूसरे मंथ में लगा देगा। मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, चेक का जो मंथ होते हैं वो तो 3 मंथ का होता है। 3 महीने के अंदर आप चेक को कभी भी लगा सकते हो, तो वो नेक्स्ट मंथ में उसको लगा देगा। और नेक्स्ट मंथ में जैसे अप्रैल में क्लियर नहीं हुआ तो मई में हो जाएगा, यहाँ पे मई की डेट डाल के अपन उसे क्लियर कर देंगे, ठीक है। और दूसरा उसका समाधान क्या है, जो आपकी एंट्री यहाँ पे नहीं आई थी, उसका समाधान क्या है? यहाँ पे आपको क्या है कि जहाँ 10,000 प्राप्त होने वाले में साइड में है, इसका मतलब 1500 प्राप्त हुआ, ये कटा है आपका 2500 का, ठीक है। तो यहाँ 1500 की एंट्री का क्या है, आपको एक एंट्री इंटरेस्ट रिसीव की एंट्री कर लेनी है और 1500 रुपये बैंक में जमा कर लेना है, तो बैंक से पेमेंट हो जाएगा इंटरेस्ट रिसीव का। इसका मतलब है कि बैंक में वो एंट्री है, तो ये दोनों का समाधान आपका हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इसको एंटर करके एक्सेप्ट कर देना है। अब एंटर करोगे तो जो एंट्री आपकी रिकॉन्सिल हो सके है, रिकॉन्सिल जो एंट्री है उनको यहाँ पे सही शो नहीं किया जाएगा, और जो रिकॉन्सिल नहीं हुई है उनको यहाँ पे दिखाया जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे हम लोगों को गलतियों का मालूम चल गया है, और इन गलतियों का क्या समाधान है वो मैं समाधान भी आपको कर देता हूँ। इस तरीके से हम लोग एंट्रियाँ कर सकते हैं। बैंक समाधान क्या है, जैसे मान लेते हैं आप मई में जाओगे और यहाँ पे मई में मान लेते हैं कि उसने चेक लगाया, मान ले 2 मई को या 1 मई को क्लियर हो गया वो चेक, तो वहाँ पे 1.5 लिख देंगे और एंटर करके एक्सेप्ट कर देंगे, ये भी क्लियर हो जाएगी। अब आप देखोगे तो कोई भी यहाँ पे एंट्री नहीं है, लेकिन ये दिखा रहा है, क्यों दिखा रहा है? क्योंकि मैं 1 अप्रैल से 2 अप्रैल की एंट्री देख रहा हूँ, इसलिए दिखा रहा है। यहाँ पे मैं डेट चेंज कर सकता हूँ, F2 दबाऊंगा मैं यहाँ पे, तो मुझे डेट मिल जाएगी। यहाँ पे एंटर करके हम लोग जैसे ही पूरे आगे की एंट्री देखेंगे, हम लोग देखें यहाँ पे, जैसे मान लेते हैं 31.3 तक देखें तो ये यहाँ पे नहीं दिखाई देंगे, पूरे साल की हम लोग देखेंगे नहीं दिखाई देंगी। और F2 दबा के आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, 1 अप्रैल 2 मंथ की भी देख सकते हो, या फिर यहाँ से आप 1.5 से और 2.5 ऐसे भी देख सकते हो। इस तरीके से अलग अलग टाइप से आप यहाँ पे आप देख सकते हो। तो F2 से हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं 1.4 से 1.5 तक भी देख सकते हैं, तो इस तरीके से। और जो वो एंट्री थी उसका क्या सॉल्यूशन होगा उसका बता देता हूँ मैं आपको, उसका भी समाधान हम लोग कर देते हैं। यहाँ पे 2 तारीख को इंटरेस्ट की एंट्री हो रही है, और उस इंटरेस्ट की एंट्री का क्या करना है आपको, यहाँ पे अकाउंट इन्फो में जाना और एक लेजर क्रिएट करना। यहाँ पे लिखना इंटरेस्ट रिसीव, एक इंटरेस्ट रिसीव की एंट्री लेजर क्रिएट करना। और यहाँ पे आपको इंटरेस्ट, ये आपका जो है लेजर ऑफ ग्रुप में आपको इनडायरेक्ट इनकम में जाएगा, क्योंकि हो रहा है, बाकी सारे जैसे मैसेज वो छोड़ के इस तरीके से आपको बना लेना है। अब आप ये इंटरेस्ट रिसीव कहाँ पे करोगे ये भी मैं बता देता हूँ। आपको करना है अकाउंटिंग बाउचर में और रिसिप्ट में जाना है। रिसिप्ट में जाना है, देन आपको डेट डालनी है 2 तारीख वाली, 2 तारीख को हो रहा है, 2 को हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने 2.4 डाल दिया, और यहाँ पे हम लोगों ने एक एंट्री कर दी। यहाँ पे डाल दिया हम लोगों को रिसीव कहाँ से हुआ, फ्रॉम, यहाँ पे हम लोगों को रिसीव। अब बात ये आती है कि इंटरेस्ट हमें रिसीव तो हुआ है, इंटरेस्ट हमें क्या हो रहा है, रिसीव हो रहा है, तो इंटरेस्ट रिसीव यहाँ पे लेंगे। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जो हम लोगों को इनकम होती है वो क्रेडिट होती है, ठीक है। तो इंटरेस्ट रिसीव 1500 रिसीव हुआ, देन कहाँ से हुआ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, बैंक के स्टेटमेंट ऑफ इंडिया बैंक में हुआ है, और यहाँ पे 1500 रुपये का यहाँ पे बैंक से, और यहाँ पे जो भी यहाँ पे उसका ट्रांजेक्शन नंबर होगा 1 2 3 वो डाल देंगे, और देन एंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये करने के बाद यदि आप यहाँ पे बैंकिंग में जाएंगे, बैंक रिकन्सिलेशन करेंगे और फिर से वो देखेंगे, तो आपको यहाँ पे एंट्री दिखाई दे जाएगी, इंटरेस्ट रिसीव वाली एंट्री आ गई। इसका समाधान क्या है, यहाँ पे आप देख लो कितनी तारीख को है, 2 तारीख को 2/4 का है। वैसे तो मैंने 2/4 में ही एंट्री चढ़ाई थी है, और उसका बाद यहाँ पे हम लोगों ने 2.4 करके एंटर करके एक्सेप्ट कर लिया। तो इस तरीके से हम लोगों ने, ये बहुत बड़ी वीडियो हो गई है, बहुत बड़ी क्लास है इसमें। तो आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि ये पूरी की पूरी वीडियो आपको समझ में तभी आएगी, कंप्लीट BRS तभी समझ में आएगा जब आप पूरी वीडियो देखोगे। यदि आपको ये समझ में आ गई है तो लाइक ज़रूर करें, यदि समझ नहीं आए तो आप कमेंट्स में डाल सकते हैं। और इसके कुछ और पार्ट्स आने वाले हैं। नेक्स्ट पार्ट कौन सा आने वाला है मैं बता देता हूँ साथ के साथ में। नेक्स्ट पार्ट आपका आने वाला है ओपनिंग BRS,
और ओपनिंग बीआरएस से संबंधित, बीआरएस से संबंधित 4-5 वीडियो हैं वो आपको कंटिन्यू आएंगी। तो आप कंटिन्यू चैनल पे बने रहिए। अगर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।